बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और आप लाहौर रंग पर हमारी खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आज 14वां रोज़ा दूसरा अशरा। मैं इस दुआ इस उम्मीद के साथ अपने तमाम देखने वालों को आज के इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जब हम रमज़ान अल मुबारक के पहले अशरे की अगर बात करें तो रहमतों से भरपूर ये अशरा होता है और इस अशरे में अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनी आदम को अपनी रहमतों में ढांप लेता है और वहीं से ही दूसरा अशरा जो कि मग़फ़िरत का अशरा है वो दस्तक देता है। और इसमें तमाम मुसलमानों ने अपने रोज़े के ज़रिए, अपनी नमाज के ज़रिए, अपनी इबादत के ज़रिए, अपनी नेकियों के ज़रिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत का सामान इकट्ठा करना है और अपने जितने भी साबका गुनाह हैं उनकी बख्शिश फरमानी है। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब पर इतना बड़ा और सिर्फ मुसलमानों के लिए मखसूस एक इनाम है जिससे हम सब ने यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाना है। और अगर हम फ़ायदा उठा लेते हैं और अपनी इबादत के ज़रिए, अपने रोज़ों के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करके अपनी मग़फ़िरत करवा लेते हैं तो यकीनी तौर पर क़यामत तक ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। आज की नशरियात का बाकायदा तौर पर आगाज़ करना चाहूँगी। आज का नाज़रीन जो हमारा उन्वान होगा वो रियासत के हवाले से आज हमने बात करनी है, इस्लामी रियासत के हवाले से बात करनी है और अवामी हकूक़ के हवाले से भी बात करनी है। हकूक़ और फ़राइज़ दोनों के हवाले से हम बात करेंगे। और फ़लाही रियासत और इस्लामी रियासत की जब बात आती है तो हमारे सामने सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िंदगी है, जो वहाँ से हमें हमेशा हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह दर्स मिलता है। तो फ़लाही रियासत के हवाले से जब फ़तह मक्का होता है तो अदल इंसाफ कायम हो जाता है। अदल इंसाफ सबसे पहले कायम होता है और जुल्म ख़त्म होता है। जुल्म जब ख़त्म होता है तो मज़लूम को इंसाफ मिलना शुरू हो जाता है नाज़रीन। और ये वहाँ से हमें तालीम ये भी मिलती है कि अमीर गरीब का जो कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म हुआ, काले गोरे का जो इम्तियाजी सलूक किया जाता है वो खत्म हुआ। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास पूरी तालीमात मौजूद हैं। इसमें एक छोटी सी आयत मैं कर लूँ, फिर आप मुफ्ती साहब से सवाल भी कीजिएगा कि एक आयत है जिसका मफहूम ये है कि मोमिन वो है जिसको ज़मीन पर अगर इक़्तिदार दिया जाए तो वो नमाज की अदायगी करेंगे, वो ज़कात अदा करेंगे, वो नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। यानी यहाँ पर चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस्लामी रियासत की बात करते हैं तो उसमें नमाज की अदायगी, ज़कात की अदायगी, नेकी का हुक्म और इसके साथ साथ बुराई से रोकना, यानी इस्लाम को नाफिज करना है ना, हमें इस्लाम को नाफिज करना है। बिल्कुल इस्लाम को नाफिज करना है। जो हमारी हुदूद है हमने उसका ख्याल रखना है। हमने अगर रियासत की बात करें तो अपने अदलिया का भी ख्याल रखना है, हमने अपनी अफवाज का भी ख्याल रखना है, अपने इदारों का, और जिसको हम कहते हैं कि उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट हमने ही बनानी है। और इसी तरह हम अगर अवाम की बात करें तो हमें एज अ पब्लिक अगर हम अवाम के तौर पर देखें इस तमाम चीज़ों को, सिर्फ रियासत का कसूर नहीं हुआ करता, हमें भी दयानतदारी। लेकिन ये जो आपने चीज़ें कही है ना कि दिफा के मामलात, कानून के मामलात, इस पे जो इस मनसब पर लोग बैठे हुए हैं ना उनको भी अनबायस्ड होकर तमाम चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि अभी हम आजकल जो चीज़ें देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना इंतहाई इंस्टेबिलिटी हर मामले में, हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की ना भी बात करें ओवरऑल, सो वो जो एक न्यूट्रल वाला फैक्टर है वो होना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि हम भी अपनी बिसात के मुताबिक जो कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए हमें करना चाहिए। दयानतदारी कम अज़ कम हमारे अंदर हो तो हम अपनी बिसात के मुताबिक हिस्सा डाल सकते हैं। और जो हमारे मुल्क में जराइम होते हैं इसके हवाले से भी हमने बात करनी है कि ये रियासत कितनी कसूरवार है और हम खुद कितने कसूरवार हैं। हमें ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईदी साहब ने, इंतहाई जामे गुफ्तगू के साथ, हमारे बहुत पसंदीदा भी हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर आफियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजरे हैं रोज़े? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब रियासत के हवाले से बात हो रही है, पहले तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि रियासत किसको कहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहली चीज़ के इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है जी, और इस पर हमें बाकी तमाम तर चीज़ों के साथ ये भी हमारे जहन में रहे कि हमें मोहतात अंदाज में गुफ्तगू करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अच्छी बात अच्छे अंदाज में कहें और वो ऐसा अंदाज़ हो कि जो दूसरों के लिए भी काबिल कबूल हो और दूसरों से पहले हम खुद उस पर अमल करने वाले हों। रियासत की तारीफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ अंदाज में बयान की गई। वहाँ मेरे सामने जो रियासत की तारीफ़ है वो ये है कि ऐसा मुनज़्ज़म इदारा जिसके ज़रिए से किसी मुल्क की आवाम एक हकूमत कायम करे और उस हकूमत को वो आवाम, उस मुल्क की आवाम जो है वो ताकत दे, पावर दे
और कानून नाफिज करने के जो ज़राए हैं वो मुहैया करे। ठीक है, ये रियासत के मुख्तलिफ जो अवाम मैंडेट दे। जी, अवाम जो है वो रियासत के ज़रिए से अवाम बने, इसको कहते हैं रियासत। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये कि इस रियासत के बाद है हुकूमत। हुकूमत जो है उन कवानीन को बनाए कि जिन कवानीन के ज़रिए से उस मुल्क के अंदर, उस रियासत के अंदर तमाम के लिए उसूल और ज़वाबित बराबर हों। वो खा कोई अमीर है या गरीब है, जी। वो कोई छोटा है या बड़ा है, वो किसी इदारे का सरबराह है या किसी इदारे का छोटा सा मुलाजिम है, ये हुकूमत की और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उन उसूलों को कि जिनकी ताकत इनको अवाम ने दी है, उन उसूलों को अवाम के ऊपर और उस मुल्क के अंदर जो है उसको नाफिज करे। बिल्कुल ठीक। इसकी सबसे और इसके साथ साथ अहम तरीन जो बात है वो ये भी कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि कवानीन बनाना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। इसके मज़ीद आगे बात बढ़ाने के लिए मैं लेकर जाऊँगा आपको करीम आका अलैहिस्सलाम की हिजरत की तरफ कि करीम आका अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर जाते हैं, सबसे पहला काम जो होता है रियासत मदीना के अंदर वो यही कवानीन बनाना होता है। जी बिल्कुल ठीक है। और जब कवानीन हम देखते हैं और पूरी दुनिया की हिस्ट्री को अगर आप उठाकर देखते हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ कवानीन आपके सामने जब आते हैं तो सबसे पहला कानून रियासत मदीना का जो उसूल और ज़वाबित मुरतब किए थे, कमो पेश वो 700 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल थे, सिर्फ 700 अल्फाज। और इसके अलावा इससे मिलते जुलते जो उसूल बनाए गए वो बरतानिया का था, वो तकरीबन 1000 के लगभग है। यानी इतने कम तरीन अल्फाज के अंदर, इतने जामे अंदाज के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें रियासत को चलाने के लिए जो उसूल और ज़वाबित अता फरमाए हैं वो रियासत मदीना के, इसको मीसाक की मदीना के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम मुफ्ती साहब बात करते हैं इस्लामी रियासत की, फलाही रियासत की, मदीना की रियासत की, तो क्या ये चीज़ें एक हैं या मुख्तलिफ हैं, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अभी हमने अपनी ट्रांसमिशन का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाना है और यहाँ पर हमारे साथ एक और मेहमान शख्सियत मौजूद है। उनकी तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, अगर हम आजकल देखें तो बीमारियाँ बहुत एडवांस हो चुकी हैं और जब हम बीमारियों की बात करते हैं ना, तो इलाज इतना महंगा है कि लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज जो रोटी कपड़ा मकान है उनको पूरा करें या अपने इलाज करवाएं। सो आजकल के ज़माने में रिजवान पनाह मांगनी चाहिए बीमारियों से भी, और अल्लाह ताला अगर किसी को बीमारी की आजमाइश में मुब्तला करे तो फिर वो बंदा हो जो अफोर्ड कर सके, वरना गरीब का तो कोई हाल नहीं। बट बहरहाल हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं, लाहौर की बात करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सी फाउंडेशंस हैं जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी है, जिसमें डायलिसिस इंतहाई महंगा और बहुत इसके मराहल होते हैं, उसमें लोगों को परेशानियां पैदा होती है, टाइम कितना कंज्यूम होता है। सो इसमें बहुत से हमारे यहाँ फाउंडेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो फलाही काम कर रहे हैं, लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत से नवाज रहे हैं। सो इसी सिलसिले में आज हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट है मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन अब्दुल मजीद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन और अब हॉस्पिटल भी बन चुका है, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, कब इसका क़याम अमल में आया, राइट नाउ लोकेशन कहाँ है लाहौर में इनकी? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे मौका दिया आपने। ये हरबंसपुरा के इलाके में वाक़ है, नहर के ऊपर ही हमारा मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन है। ये 2004 में एक 10 बाई 12 फुट के एक कमरे से इसका स्टार्ट किया गया। तो ज़हन में उस वक्त ये था कि इलाके के जो मुस्तहिकीन है उसका थोड़ा बहुत जो भी आपने स्टार्ट किया? अब मैंने स्टार्ट किया जी। सही। तो जो भी हस्ब तौफीक मैं कर सकता हूँ, कुछ 50,000 लाख रुपए से मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। सही। तो पेशेंट, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इस कदर लोग बेचारे परेशान हैं, मारे फिर रहे हैं कि वो महीना क्या 1.5 महीने 2 महीने में ही मुझे 12 घंटे फिर 24 घंटे में उसको कन्वर्ट करना पड़ गया, जगह नहीं ली। तो इतने लोगों के हालात बुरे हैं, हालात इतने बुरे हैं और गवर्नमेंट कोई उसमें अपना ताउन नहीं दे रही, लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर रही, लोग परेशान हैं। पाकिस्तान में 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक तालीम और एक सेहत। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों में बहुत दुनिया में पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। दुनिया में तालीम भी मुफ्त हो गई है, इलाज भी मुफ्त है, लेकिन हम अभी तक
बहुत परेशानी के हाल में जो बिल्कुल ठीक। तो कौन कौन सी सहूलियात अभी ऑफर कर रहे हैं इस हवाले से बताइए। हमारे पास डायलिसिस का पूरा डिपार्टमेंट है और गायनाकोलॉजिस्ट हैं। अच्छा। ये लेबॉरेटरी तमाम है। इलाज जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुस्तहिकीन के लिए बिल्कुल मुस्तहिकीन फ्री के लिए। है, और जो पे करना चाहते हैं, क्योंकि हर एक के ऊपर ज़कात नहीं लग सकती। बिल्कुल ठीक है। तो कुछ जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं है वो खुद आके कहते हैं जी हम पैसे देना चाहते हैं, तो उनसे हम इतना लेते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन 1 लाख रुपए का होता है तो शायद हम 25,000 रुपये में वो कर अच्छा, एक ये चीज़ कि फैसिलिटीज़ का मयार कैसा है, डॉक्टर्स किस लेवल के हैं आपके पास? हमारे इस वक्त? सारे प्रॉपर जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, सर्जन हैं हमारे पास, कोई 15 के करीब जो कंसल्टेंट आते हैं। आपको पता है सर्जन की जो तालीम है, जो उसकी तरबियत है, जो उसकी कंसल्टेंसी है, वो किस मयार पे जाके होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो हमने नाम यहाँ रखा हो, हर डॉक्टर प्रॉपर क्वालिफाइड है। और 50 रुपये की पर्ची के ऊपर हम लोग कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कोई ड्रिप ज़रूरत है, किसी भी किस्म का मतलब इलाज चाहिए। इसके अलावा जो डायलिसिस के पेशेंट आते हैं उनसे हम 50 रुपये भी नहीं लेते। अच्छा। क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारे इस कदर परेशान भी होते हैं, पूरा फैमिली का एक वो टेस्ट होता है। 5-6 हज़ार रुपये का एक डायलिसिस होता है। जी जी जी। तो वो कोई भी बंदा हफ्ते में 2 डायलिसिस नहीं मरीजों afford का कर इलाज हो चुका है इस फाउंडेशन के जरिए? सकता। तकरीबन 12,000 पर मंथ हमारी जो एवरेज आ रही है जी। 12,000 12,000 पेशेंट पर मंथ हम देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पहले तो आप खुद करते होंगे, लेकिन अब 12,000 जी, पेशेंट। बिल्कुल स्टार्ट तो ऐसे ही किया था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चूँकि कारोबार ऐसा है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्री के साथ मेरा रब्ता रहता है, तो उसमें ये हुआ कि बहुत सारे जो दोस्त अहबाब हैं वो भी साथ मिलते चले गए और एक बेहतरीन हॉस्पिटल बन गया। और अभी हमारे पास हर किस्म का जो जदीद तरीन इक्विपमेंट है, 2 ऑपरेशन थिएटर हैं जिसमें स्टेट ऑफ दी आर्ट में कह सकता हूँ उसको, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हो और गया। अभी आप आर्थोपेडिक में हम हमारे लोग बहुत स्पेशल। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी आप हमारे तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरा ये कि लोग स्टेप लेने से, इनिशिएटिव लेने से डरते हैं खुद भी, और उनका ये होता है कि जो कोई काम कर रहा है हम उसी में ही अपना हिस्सा डाल दें। सो लोगों के लिए कोई पैगाम, और अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहे, सो उनके लिए भी कोई अपना कांटेक्ट वगैरह? ये आपने बड़ी ही खूबसूरत बात की है कि लोग डोनेशन तो देना चाहते हैं लेकिन ख़ुद कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा कीमती जो है वो हर इंसान का टाइम है। वो कोई भी टाइम नहीं दे सकता। और मेरा ख्याल है कि ऐसी जो NGOs बनी है, जितनी भी फाउंडेशंस बनी है, इसमें वॉलंटरी सबको आना चाहिए, हिस्सा डालना चाहिए और इसको आगे लेके चलना चाहिए। असल में लोग घबराते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असल में लोग घबराते हैं कि ज़कात वगैरह जब देंगे तो वो पता नहीं कहाँ लग रही है। तो ये एक मकसद है आपसे गुफ्तगू का, क्या वो मकसद ये है कि जी, अगर वो साथ आके मिलें, आप वो तो विजिट उसको कर चेक लेंगे, विटनेस कर सकते चेक एंड बैलेंस करें। बिल्कुल ठीक है। उसका उनका पूरा इख्तियार है, क्योंकि ये सारा जो फाउंडेशन चलती हैं उन्हीं के पैसे से चलती हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। तो उनके पास पूरे इख्तियार है आगे चलने के। बिल्कुल ठीक हो बहुत गया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा